हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इन लेक्चर सीरीज के माध्यम से नीट एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे हर साल एक एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आज का ये लेक्चर नंबर 10 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड है, और इससे भी जैसे 2026 में नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। अब हम इनको सबसे पहले इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, ताकि इस टॉपिक से जब क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए तो हम उसका कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आज की इस लेक्चर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, जो नीट एग्जाम 2026 के अंदर पूछा गया है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। हमें कहा गया है कि लाइट की जो स्पीड है उसे हमें लेना है यूनिटी, यानी कि स्पीड जो लाइट की है, वैसे हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि इस स्पीड को हमें टेकन करना है एज ए यूनिट, यानी 1। तो इसकी स्पीड जो है, लाइट की स्पीड को हम वो लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन है, इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड। तो लाइट ने जो टाइम लिया है वो टाइम हमें गिवन है 6 मिनट 40 सेकेंड। तो अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 6 मिनट हमारे कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 60 प्लस 40 सेकेंड। तो ये हमारे कन्वर्ट हो गया 360 प्लस 40 सेकेंड इज इक्वल टू 400 सेकेंड। तो इस तरह से टोटल टाइम जो लाइट ने लिया है वो 4 सेकेंड लिया है। किसमें? टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ तक पहुंचने में, सन से अर्थ तक पहुंचने में जो लाइट ने टाइम लिया है वो टाइम जो है 400 सेकेंड है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट। तो इस नई यूनिट के अंदर अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का मल्टीपल होता है, तो सिंपली हमको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। स्पीड इसने यूनिट लेने को कहा है तो यूनिट 1 लेंगे, और टाइम जो है 400 सेकेंड है तो हम 400 लेंगे। तो इस तरह से दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाता है 400 मीटर। तो इस तरह से जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 400 मीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, नीट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के अंदर जो 3 × 10⁸ डिस्टेंस दे रखा है हमें, ये डिस्टेंस हमारे कब आएगा? तो डिस्टेंस अगर हम देखें कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो लाइट की स्पीड जनरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें 1 सेकेंड से, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 3 × 10⁸ मीटर आ जाएगा। यानी कि लाइट 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगर लाइट 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए आता। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस हमारे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 400। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी नीट 2026 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 2 जो है वो है, ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 किलोग्राम। एक क्यूब है, इस क्यूब का हमें मास गिवन है 5.580 किलोग्राम। इसकी जो साइड है, एक साइड जो है वो है 9.0 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2 मीटर। Keeping the significant figures in view, the density of the material
ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज x इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब वेयर द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें क्यूब की जो है डेंसिटी है इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में हमें डेंसिटी यहाँ पर गिवन है। तो इस क्यूब की डेंसिटी हमें निकालनी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंपल सी डेफिनेशन है मास अपॉन वॉल्यूम, हम जानते हैं डेंसिटी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मास गिवन है वो है 5.580, ये इस क्यूब का मास है। अपॉन वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब जो है, क्यूब की जो एक साइड हमें गिवन है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो सिंपली साइड क्यूब से हो जाएगा, साइड की पावर क्यूब, किसी एक साइड को लें, साइड का क्यूब जो है वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम इसको रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.580 अपॉन 9 इंटू 10⁻² और इस पूरे का क्यूब। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 5.580, 9 का क्यूब करेंगे तो 9, 7 to 9 और ये आएगा 10⁻⁻6। आगे जब हम इसको सॉल्व करें, 5 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 7.654 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, सिंपली डिवाइड इसे करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये जो है आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर इस x की वैल्यू को जो बताना है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना है। तो हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई करा डेंसिटी का, वो था मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि दोनों टर्म्स जो है वो आपस में डिवाइड हो रही है। और जब दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होती है या मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है वो ये कहता है कि दोनों जो क्वांटिटी है उसमें से जिसमें भी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर हमारा उसी सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। जैसे हम यहाँ पर देखें मास, तो मास को अगर हम देखें तो मास जो यहाँ पर गिवन है 5.580, तो अगर हम यहाँ टोटल देखें तो मास के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें यहाँ पर 4 दिए हैं, 5, 5, 8 और 0, क्योंकि 0 जो है डेसिमल नंबर है और एंडिंग 0 है, एंड में 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मास में यहाँ पर 4 है। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की जब बात करें तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास 9.0, इसका मतलब 9 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और डेसिमल के बाद एंडिंग 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 2 है। और दोनों नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड करने में जो वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ, तीनों लेंथ की जो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो मल्टीप्लाई में जो कम होता है उसे लेते हैं तो 2 ही आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों को आपस में डिवाइड करने पे इसमें 4 है मास में, लेंथ में 2 है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें इन दोनों में से जो भी कम है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है कम है, फ्यूएस्ट है, तो ये हमारा आंसर भी जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा। तो ये जो आंसर है इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको जब 2 में कन्वर्ट करेंगे हम तो एक 7 हो गया और एक डिजिट हमें ये लेना है। तो हम देख रहे हैं आगे वाला, तो यहाँ हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो आगे वाला जो नंबर है वो 5 है। और 5 जब होता है, 5 से जब कम होता है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 5 से जब ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन जब 5 होता है उस केस में हम देखते हैं कि ये जो नंबर है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 है, ये इवन है या ओड है। अगर ये इवन है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और अगर ये 6 की बजाय अगर यहाँ 7 होता तो हम इसे ओड बना देते 1 ऐड करके, तो 7.8 हो जाता। अगर ये यहाँ 6 की जगह 1 होता तो हम इसको ऐड करके 7.2 कर देते। ये चूँकि इवन है तो यहाँ हम इवन ही रखेंगे, तो 7.6 आएगा इंटू 10⁻³ आएगा, kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो x इंटू 10⁻³ दे रखा है तो उसके से कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ x की वैल्यू जो है 7.6 निकल करके आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जल्दबाजी में हम इसे ये वाला करेक्ट ना कर दें, ऑप्शन ए जो कि पूरा बिल्कुल सही आंसर है x का, लेकिन इनसिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें हम
तो वो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है क्योंकि यहाँ 3 डिजिट में दे रखा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बस ज़रूरत है थोड़े से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की, कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखें, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कई बार कर देते हैं। नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं होते हैं, पर उनमें हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई लॉजिक छिपा होता है, जिस क्वेश्चन को हम ईजी समझ बैठते हैं और जल्दबाजी में उसका आंसर देते हैं, वो आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यानपूर्वक शांत दिमाग से सॉल्व करना है, और जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको ज़रूर ध्यान में देना है, वरना आंसर निकालने के बाद भी हमारा जो आंसर है वो गलत साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें, ताकि ऐसा ना हो कि जितनी चीज़ें हमें आती है उसके बावजूद भी हमारे से मिस्टेक होकर के कुछ क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाएं। इसलिए जितनी ज़्यादा हो उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सॉल्व कर पाएँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी नीट 2026 में इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 16 मेन स्केल डिवीजन। जहाँ पर मेन स्केल का जो ईच डिवीजन है वो 1 mm का है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, तो वर्नियर कैलिपर्स का हमें लीस्ट काउंट पूछा गया है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली जो है हम यहाँ पर लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरत पड़ेगी हमें इनके मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन को कैलकुलेट करने की, कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो कितना है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितना है। तो इसको हम निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स कर रहे हैं विथ 16 मेन स्केल डिवीजन से। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स करेगा विथ 1 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन से, या इसको हम जब सॉल्व करें तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 0.8 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ गया 0.8 मेन स्केल डिवीजन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दें तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हम की वैल्यू हमने निकाल ली है वो है 0.8 मेन स्केल डिवीजन। तो इस तरह से जो है ये हम अगर 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 मेन स्केल डिवीजन हमारा आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट की वैल्यू। अब ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो हमें दिया गया है कि ईच डिवीजन जो मेन वाला है जो 16 MSD है यानी मेन स्केल डिवीजन है, उसका ईच जो डिवीजन है यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी जो वैल्यू है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, या हम कहें 1 × 10⁻³ मीटर है, या इसको हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, या हम कहें 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से 1 MSD जो है मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारे पास निकल करके आता है 0.1 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 × MSD। ये जो 1 MSD है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसे हम रख दें तो सेंटीमीटर में हमारा जो आंसर है 0.1 × 0.2 मल्टीप्लाई होकर 0.02 सेंटीमीटर हमारे जो है लीस्ट काउंट इसका निकल करके आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये नीट 2026 में इस टॉपिक से पूछे गए 3 क्वेश्चन थे। अब आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड, इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड जितने भी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, उन संभावित सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पूरा एनालिसिस इन क्वेश्चंस का हम यहाँ पर करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ करके काफ़ी लेंथी इसकी लैंग्वेज है, लेकिन बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। ए बलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन कैपिटल एस, जहाँ पर कैपिटल एस सरफेस टेंशन है, उसका एक बलून बना हुआ है, एक बलून है जिसकी सरफेस टेंशन जो है वो एस है। इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज़ स्मॉल एरिया, तो एक स्मॉल एरिया ए है जिससे गैस जो है इसके अंदर फिल्ड की गई है, तो स्मॉल एरिया जो है ए है जिससे गैस जो इसमें फिल्ड की गई है। इट इज़ फिल्ड विथ ए गैस ऑफ डेंसिटी रो, जिसके अंदर जो गैस फिल्ड है उसकी डेंसिटी रो है। एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इसका शेप जो है स्फेरिकल हो गया जिसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, जब गैस को अलाउ करते हैं हम इससे फ्रीली, इससे आउट निकलने के लिए, बाहर की ओर जाने के लिए, इट्स रेडियस स्मॉल आर चेंजेस फ्रॉम कैपिटल आर टू जीरो, तो इस बलून की जो रेडियस है वो कैपिटल आर से जीरो हो जाती है, क्योंकि बलून से सारी एयर बाहर चली जाती है। इन टाइम कैपिटल टी, जो कितने टाइम में होता है ऐसा, कैपिटल टी टाइम में होता है। इफ द स्पीड वी ऑफ गैस कमिंग आउट, तो गैस के निकलने की जो स्पीड है वी, अगर वो स्पीड वी हो कमिंग आउट ऑफ द बलून, डिपेंड्स ऑन स्मॉल आर एज आर की पावर एल्फा, तो वो जो स्पीड है वो आर की पावर एल्फा पर जो है डिपेंड कर रही हो। और जो इसका जो टाइम है बाहर आने का गैस का, वो टाइम जो है इस तरह से डिपेंड कर रहा हो, एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, डेंसिटी रो की पावर गामा, और कैपिटल आर की पावर डेल्टा। देन तो हमें बताना है, अब इस ऑप्शन में हम देखें अल्फा बीटा गामा डेल्टा एल्फ ए, इन सब की जो है वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पर ये आर की पावर ए होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पर है, ये ए होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ए आना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये दो बातें हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों का यूज़ करके जो है सिंपली हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ए की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। हमें इन दोनों इक्वेशन में बोथ साइड हमको डायमेंशन अप्लाई करनी है और इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम v, जो इक्वेशन 1 है उसमें हम डायमेंशन अप्लाई करते हैं, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो उसके अकॉर्डिंग एल टी माइनस 1 हमारे पास यहाँ डायमेंशन हो जाएगी, इजिकल टू आर, आर जो कि एक लेंथ है, तो लेंथ की पावर हमारे पास यहाँ आ जाएगी, लेंथ की पावर 1 और इसकी पावर ए हमारे पास आ जाएगी। दोनों साइड हम डायमेंशन को कंपेयर करें तो एल की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में ए है, तो ए इजिकल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन टाइम की जब हम यहाँ पर डायमेंशन देखेंगे तो टी की लेफ्ट साइड में -1 है और राइट साइड में टाइम की डायमेंशन 0 है, जो कि यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ आर के साथ साथ, और हम डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ केवल आर डिस्टेंस लेंथ आ रहा है, दोनों की डायमेंशन मैच नहीं हो रही, यानी कि यहाँ कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये तो दिया है कि वेलोसिटी जो है आर पे से डिपेंड कर रही है, लेकिन और भी ये क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर सकती है, उसके बारे में हमें यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अगर हम इसे निकालना चाहें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर निकालने के लिए जो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस, तो ये यहाँ से हमारे नहीं निकलेगा, तो हम प्रेशर डिफरेंस जो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स से निकालें, तो हम जानते हैं प्रेशर डिफरेंस वहाँ पर 2s/r के बराबर होता है, जो कि हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो वहाँ से अगर हम देखें कि भाई वेलोसिटी जो होगी वो बराबर हो जाएगी 4s बाई रो इंटू आर और इसका रूट, यानी कि अगर केवल आर की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर ये 4s बाई रो आ जाएगा इंटू आर की पावर -12 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे आर की जो पावर है कि वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर केवल आर की हम बात करें तो आर की पावर -12 के प्रोपोर्शनल है। तो या हम आर की पावर ए अगर है तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमारे पास -12 निकल करके आ जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ए की वैल्यू -12 निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें कि -12 आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी जिसमें -12 आ रहा है, ये हमारे सही आंसर हो सकते हैं। आगे हम इक्वेशन नंबर 2 में डायमेंशन अप्लाई करें और वहां से देखते हैं हमारे और भी कौन से आंसर आते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम डायमेंशन अप्लाई करते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी t1, और राइट साइड में जो है हमारे पास S4 सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि सरफेस टेंशन S इजिकल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ,
तो वहाँ से हम इसकी डायमेंशन लगे तो फोर्स की डायरेक्शन हम जानते हैं MLT -2 होती है, और लेंथ की डायरेक्शन रखें हम L1, तो उससे हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी M1L0T-2। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी M1L0T-2, और यहाँ इस पर अल्फा लिखा है तो इस पर अल्फा हम लगा देंगे। A फॉर एरिया है, एरिया की हम बात करें तो उसकी डायमेंशन होती है L2, तो इस पर बीटा पावर आ जाएगी। इसी तरह से रो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इस तरह से आ जाएगी, और इसकी पावर गामा। और R फॉर रेडियस है, तो रेडियस की L1 होगी और इसकी पावर डेल्टा हमारे पास आ जाएगी। सिंपली हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं T1 प्रोपोर्शनल, यहाँ m की पावर जो है अल्फा है। आगे हम देखें m की पावर और भी यहाँ मिल जाएगी हमें, m की पावर गामा है, तो अल्फा प्लस गामा आ जाएगी। l की पावर की बात करें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर l की पावर 2 बीटा है, तो 2 बीटा। यहाँ पर l की पावर -3 गामा है, और l की पावर यहाँ पर डेल्टा है। तो इस तरह से ये l के ऊपर हमने पावर को सम करके लिख दिया। टाइम की बात करें तो टाइम की पावर पहले हमारे पास -2 अल्फा है, फिर इस टर्म में हमको देखने को मिल रहा है तो टाइम की पावर यहाँ पर -3 गामा है, सॉरी ये टाइम नहीं है, लेंथ है, तो टाइम में केवल एक ही जगह है, तो -2 अल्फा आ गई। तो इस तरह से हमने MLT की पावर लिख दिया। अब दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ m की पावर अल्फा प्लस गामा है, और यहाँ पर m की पावर लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये अल्फा प्लस गामा इजिकल टू 0 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखें l की पावर को कंपेयर करें तो इस साइड जो है लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में -2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इजिकल टू 0 आ जाएगा। टाइम की पावर कंपेयर करें बोथ साइड तो -2 अल्फा बराबर यहाँ टाइम की पावर 1 है, तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया -1/2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/2। अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें तो यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है। आगे हम इसे अल्फा की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सिंपली हमको यहाँ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है अब सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके, तो -12 प्लस गामा बराबर 0, तो यहाँ से गामा की जो वैल्यू है वो +12 निकल करके आ जाती है। हम गामा की वैल्यूज़ को देखें तो प्लस का हाफ यहाँ है और यहाँ -12 है, तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे और भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास अल्फा और गामा दोनों की वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू को अब हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 बीटा -3 गामा, गामा की जगह रखेंगे तो हाफ आ जाएगा, प्लस डेल्टा बराबर 0। तो इस तरह से जो ये हमारे पास आएगा वो आ रहा है -2 बीटा -1 या प्लस डेल्टा इजिकल टू, इस सोलो के 1.5 होगा, जिसे राइट साइड में ले जाएं तो ये आ जाएगा 1.5। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पर बीटा और डेल्टा जो है दोनों ही हमारे लिए अननोन है। तो ऐसे केस के अंदर अब ये सॉल्व यहाँ हो नहीं सकता इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि बीटा और डेल्टा की वैल्यूज़ दोनों अगर हम रख दें तो ऑप्शन ए और डी से, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखें अगर -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू -1, और डेल्टा की वैल्यू रखें 7/2, जैसा कि ऑप्शन ए से अगर हम रखें तो क्या ये 1.5 आ रही है, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारे पास 613/2, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास सॉल्व होके, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 2 + 7/2 11/2, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा 5.5, जो कि इस 1.5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा ओके, एल की पावर ये जो है जब हमने यहाँ पर कंपेयर करा था इस इक्वेशन को लिखा था, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस में लिखा हुआ है 2 बीटा, ये इक्वेशन यहाँ प्लस में थी, तो ये प्लस में अगर होगा तो प्लस में होने की वजह से यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो ये -2 आ जाएगा।
तो -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 -2 इजिकल टू 1.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 इजिकल टू 1.5 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर दे रही है। तो ऑप्शन ए की सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जबकि यहाँ पर हम ये बीटा की ये दोनों वैल्यूज़ रखते तो इसका आंसर जो है 1.5 नहीं आता, तो ये मैच हमारे नहीं हो रही, तो ये हमारे ऑप्शन गलत है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये सभी वैल्यूज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ निकालने के बाद अगर हमको एग्जैक्टली आंसर मिल जाता है तो हमको एग्जाम में हम उसको वहीं तक सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ जो कि हमारा जो उद्देश्य है वो उस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने का है, उसकी जो सारी वैल्यूज़ आ रही है वो हमें निकालनी आनी चाहिए, इसलिए हमने जो है इसको पूरी तरह से सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड, वोल्टेज हमें इस तरह से गिवन है, एंड द करंट इज मेजर्ड एज, करंट की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन है। सिंपली हमको यहाँ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है रेजिस्टेंस R इजिकल टू होता है V/I। तो यहाँ से हम इस R की वैल्यू को देख रहे हैं कि ये वोल्टेज और करंट के डिवाइड के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है वो हमें निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, R जो रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस माइनस इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी, इस तरह से दोनों को मिला करके। तो हम वोल्टेज से देखें तो वोल्टेज की जो नॉमिनल वैल्यू है वो हमें गिवन है 200 + -4, तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू जो है 200 है। इसी तरह से करंट की हम नॉमिनल वैल्यू देखें तो करंट की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो 20 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो वो V/I से हमारे पास हो जाएगी 200/20, तो 10 हमारे पास जो है R की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 ± डेल्टा R। तो हमें यहाँ पर केवल जो डेल्टा R है इसमें अनसर्टेनिटी है उसे फाइंड आउट करना है। अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं कि R की जो वैल्यू V/I से यानी कि दोनों टर्म्स का डिवाइड से हमें मिल रही है, तो R में जो अनसर्टेनिटी होगी, हमें पता है अनसर्टेनिटी डिवाइड के केस में जो होती है ऐड हो जाती है, सिंपल ऐड हो जाती है। तो V में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम डेल्टा V/V से लिखेंगे और I में भी अनसर्टेनिटी को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो ये R जो डेल्टा R में अनसर्टेनिटी है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवाइड के केस का। V और I यहाँ डिवाइड में है, जब डिवाइड में होते हैं तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम सिंपली इसकी वैल्यू को निकालें तो डेल्टा R/R, R की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है वो है 10 इजिकल टू डेल्टा V यानी कि V में अनसर्टेनिटी वो है यहाँ पर 4, जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से हम रखते जाएं। V की ओरिजिनल वैल्यू वो है 200 प्लस डेल्टा I में अनसर्टेनिटी 0.2 है और I की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 20 है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास आएगा डेल्टा R/10 इजिकल टू, ये हो जाएगा 0.02 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 0.01। तो इस तरह से जो डेल्टा R है वो हमारे पास 0.03 × 10 या हम कहें 0.3 हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो डेल्टा R की ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 10 ± 0.3 ओम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से सिंपली हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm। तो स्क्रू गेज की जो पिच है वो 1 mm गिवन है। पिच का मतलब जब हम इसको एक सर्कुलर पाथ घुमाते हैं स्क्रू गेज को पूरा, तो वो कितना शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस, तो वो हमें गिवन है। इसकी पिच जो है 1 mm है यानी 1 मिलीमीटर है, एंड देयर आर 100 डिविजन्स, और वो जो इस सर्कुलर पाथ पर जो डिवीज़न है वो कितने हैं, 100 डिवीज़न है। While the measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division। तो जब किसी वायर का, कोई भी एक वायर है, उसका डायमीटर जब यहाँ रीड किया जा रहा है तो उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 mm प्लस 1 mm आ रहा है, प्लस 63rd जो है डिवीज़न यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। जो सर्कुलर स्केल पर 63 डिवीज़न हमको देखने को मिल रहे हैं। तो
द डायमीटर ऑफ द वायर, तो वायर का जो डायमीटर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो ये गिवन है इन्फॉर्मेशन, उससे हम यहाँ पर जो है इस वर्नियर स्क्रू गेज का जो है लीस्ट काउंट यहाँ पर निकालेंगे। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन जितने भी इसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो। तो पिच जी हमें गिवन है 1 mm अपॉन इसमें डिवीजन है 100, तो इस तरह से इसका लीस्ट काउंट आ जाता है 0.01 mm। ये इसका लीस्ट काउंट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। तो जब हम इसका डायमीटर निकाल रहे हैं इससे, तो डायमीटर जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है, तो डायमीटर हम निकालेंगे, मेन स्केल पर हमको डायरेक्टली जो है 1 mm हमको रीडिंग मिल रही है, प्लस सर्कुलर स्केल पर 63 डिवीज़न मिले हैं और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। तो इस तरह से जो हमारे पास ये आंसर है वो आ जाता है 1 प्लस ये आ जाएगा 63.63 mm। या हम बात करें तो 1.63 mm मिलीमीटर, या मिली को हम लिखे 10⁻³ मीटर। अब जो हमारे आंसर है वो सेंटीमीटर और मीटर में दिए हुए हैं, तो मीटर में जो हमारे आंसर है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आ रहा है 0.00163 मीटर, ये आ रहा है जो हमारा इन दोनों मीटर के आंसर से मैच नहीं हो रहा है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.163 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके डायमीटर का। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर हमारा, तो इसका डायमीटर हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने यहाँ तक इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे भी इसी पर, इस टॉपिक पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इन्हीं के साथ और इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे।